Hello everyone. Welcome to Drishti Judiciary's latest initiative, the Law MCQs program. Practice questions covering legal current affairs, general knowledge, and previous year questions. Let's begin today's session. The first question is, the case of Rayland versus Fletcher has laid down the principle of defamation, conspiracy, strict liability, और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। रेलैंड बनाम फ्लेचर के मामले में डैश का सिद्धांत निर्धारित किया गया है, मानहानि, षड्यंत्र, सख्त देयता या पूर्ण दायित्व। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सख्त देयता। द केस ऑफ रेलैंड्स वर्सेस फ्लेचर laid down the principle of strict liability. This principle says that a person who brings or keeps something dangerous on their land is liable for any damage regardless of negligence. रायलैंड्स बनाम फ्लेचर मामले में सख्त दायित्व का सिद्धांत निर्धारित किया गया। यह सिद्धांत कहता है कि जो व्यक्ति अपनी भूमि पर कोई खतरनाक वस्तु लाता है या रखता है, वह लापरवाही के बावजूद किसी भी क्षति के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ सुन्नी मुस्लिम मैन मैरीज अ किताबिया गर्ल, द मैरिज इन दिस केस इज वॉइड, वैलिड, इर्रेगुलर और नन ऑफ द अबव। यदि एक सुन्नी मुस्लिम व्यक्ति एक किताबिया लड़की से विवाह करता है तो इस मामले में विवाह डैश है, शून्य, वैध, अनियमित या इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, वैलिड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वैध। इफ अ सुन्नी मैन मैरीज अ किताबिया गर्ल, द मैरिज इज कंसीडर्ड वैलिड अंडर सुन्नी इस्लामिक लॉ। This type of interfaith marriage is permissible provided that the woman is a member of one of the Abrahamic faiths. यदि कोई सुन्नी पुरुष किताबिया लड़की से विवाह करता है तो वह विवाह सुन्नी इस्लामी कानून के तहत वैध माना जाता है। इस प्रकार का अंतर धार्मिक विवाह स्वीकार्य है, बशर्ते कि महिला किसी अब्राहमिक धर्म की सदस्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट डील्स विद द फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स? सेक्शन 80C, सेक्शन 147, सेक्शन 192 और सेक्शन 139। आयकर अधिनियम की कौन सी धारा आयकर रिटर्न दाखिल करने से संबंधित है? धारा 80C, धारा 147, धारा 192 या धारा 139। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सेक्शन 139। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, धारा 139। Recently, in the case of Umang Mahendra Shah versus Union of India and others, the Bombay High Court ruled that an order under section 148A(d) of the Income Tax Act is invalid without proper sanction under section 151, subsection 2, making both the order and subsequent notice under section 148 illegal. Section 139 of the Income Tax Act deals with the filing of income tax returns. हाल ही में उमंग महेंद्र शाह बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि आयकर अधिनियम की धारा 148A खंड डी के तहत आदेश धारा 151 उपधारा 2 के तहत उचित मंजूरी के बिना अवैध है, जिससे धारा 148 के तहत आदेश और बाद में जारी नोटिस दोनों अवैध हो जाते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 139 आयकर रिटर्न दाखिल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रॉम विच स्टेट विल द पिटीशंस फाइल्ड अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बी प्रोसेस्ड अकॉर्डिंग टू इट्स प्रोविजंस? 1 जनवरी 2023, 1 जुलाई 2023, 1 जुलाई 2024 और 1 जनवरी 2025। किस तारीख से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत दायर याचिकाओं पर इसके प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी? 1 जनवरी 2023, 1 जुलाई 2023, 1 जुलाई 2024 या 1 जनवरी 2025। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 1 जुलाई 2024। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 जुलाई 2024। Recently, in the case of Abdul Khadir versus State of Kerala, the Kerala High Court ruled that any petitions filed on or after 1 July 2024 will be processed according to the provisions of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023. Petitions filed under the BNSS 2023 will be processed according to its provisions on or after 1 July 2024. हाल ही में अब्दुल खादर बनाम केरल राज्य के मामले में केरल उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि 1 जुलाई 2024 को या उसके बाद दायर की गई किसी भी याचिका पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। BNSS 2023 के तहत दायर की गई याचिकाओं पर 1 जुलाई 2024 को या उसके बाद इसके प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 provides that proceedings shall be conducted in camera? Section 22, Section 21, Section 21C और Section 21B।
हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा यह प्रावधान करती है कि कार्यवाही बंद कमरे में आयोजित की जाएगी? धारा 22, धारा 21, धारा 21C या धारा 21B? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सेक्शन 22। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, धारा 22। Section 22 of the Hindu Marriage Act of 1955 provides that proceedings shall be conducted in camera. This section ensures that the hearings are held privately, away from the public eye, to protect the privacy of the individuals involved. हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 22 में प्रावधान है कि कार्यवाही बंद कमरे में की जाएगी। यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि सुनवाई निजी तौर पर जनता की नज़रों से दूर आयोजित की जाए ताकि इसमें शामिल व्यक्तियों की गोपनीयता की रक्षा की जा सके। Before we wrap up, here's a question for you. The Sunni law does not recognize dash Sahih marriage, Muta marriage, Fasid marriage और बातिल मैरिज। सुन्नी कानून डैश को मान्यता नहीं देता है सही विवाह, मुता विवाह, फासिद विवाह या बातिल विवाह। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।